अब से करीब 10.5 घंटे बाद ईरान में वो विध्वंस मचेगा जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौता न करने पर ईरान को धमकी दी है कि सरेंडर करो नहीं तो नरक वाले द्वार खुल जाएंगे। लेकिन अब से कुछ घंटे पहले उन्होंने फिर ईरान की सभ्यता खत्म करने वाली चेतावनी दी है। यानी अमेरिका के लिए ईरान को तबाह करने के लिए 4 घंटे काफी है, तो ईरान को खुद को बचाने के लिए भी सिर्फ 4 घंटे ही है। Every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. यानी ईरान में मौजूद जो भी ब्रिज है या पावर प्लांट वो सब जल जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, और इसके लिए अमेरिकी आर्मी के लिए 4 घंटे काफी है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ईरान को तबाह करने वाली है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आज की रात ईरान के लिए आखिरी रात हो सकती है। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. ट्रंप ने ये दावा भी किया है कि पिछले 37 दिनों में अमेरिकी फोर्स ने 10,000 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से उड़ान भरी और 13,000 से ज्यादा हमले कर ईरान को दहलाया है। लेकिन ट्रंप बार बार अल्टीमेटम देते हैं, लेकिन फिर वो अपनी बात से पलट जाते हैं। लेकिन इस बार भी ऐसा होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ईरान को ट्रंप ने आज जो नई धमकी दी उसमें क्या क्या कहा, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। पूरी सभ्यता आज खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी जीवित नहीं किया जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद यही होगा। हालांकि अब यहाँ पूर्णतः सत्ता परिवर्तन हो चुका है, जहाँ अलग अधिक बुद्धिमान लोग हावी हैं, कम कट्टरपंथी सोच वाले लोग हावी हैं। शायद कुछ क्रांतिकारी और अद्भुत घटित हो, ऐसा हो सकता है, कौन जानता है। आज रात हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ये विश्व इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। 47 वर्षों की वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का अंत होगा। ईश्वर ईरान के महान लोगों का भला करे। ट्रंप की ओर से ईरान को लगातार दिए जाने वाले अल्टीमेटम और धमकियों के बीच अब ईरान ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। इस बार ईरानी स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने ट्रंप को 20 घंटे के अंदर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया है। खलीफा शासन की तरफ से यह जवाब ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया, जिसमें ट्रंप ने ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दी थी। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. ट्रंप की इस धमकी के साथ ही अमेरिकी फौज ने ईरान पर भीषण हमले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अब ट्रंप की इस चेतावनी का ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, ईरान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए ट्रंप के पास लगभग 20 घंटे का समय है, अन्यथा वो और उनके सहयोगी पाषाण युग में लौट जाएंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद से ट्रंप की पाषाण युग वाली एआई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। पर ट्रंप के उलट इस धमकी के बाद उसे अपने हमले भी तेज कर दिए हैं, जो ये दिखाने के लिए काफी है कि ईरान के लिए ट्रंप की धमकी हवा हवाई है, लेकिन उसकी धमकी उसके लिए जवाब देने की जैसी है। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद आज रात अमेरिका अपने किन हथियारों बॉम्बर प्लेन से ईरान पर हमला करने वाला है, इसकी तस्वीर ट्रंप ने दिखा दी है। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। जिस वजह से IRGC की परेशानी बढ़ गई है, यह है अमेरिका का B-2 बॉम्बर और F-35 फाइटर प्लेन। इस युद्ध में अब इन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल और तेज होगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर यानी सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया है, यानी अब इस युद्ध में भी B-2 बॉम्बर की भी तबाही देखने को मिलेगी। दरअसल B-2 स्प्लिट स्टिल्थ बॉम्बर 18 टन तक के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर घुसपैठ कर सकता है। इसमें बंकर बस्टर बम, जो जमीन के नीचे छिपे परमाणु या कमांड सेंटरों को बर्बाद कर सकता है। वहीं परमाणु बम, सटीक गाइडेड बम, क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल होता है। वहीं अमेरिका ने 5वीं पीढ़ी के स्टिल्थ फाइटर जेट की भी झलक दिखाई, जो रडार पर बहुत कम दिखता है और दुश्मन इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस को चीरकर अंदर घुस सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग करीब 1 महीने से जारी है, और ऐसे में अमेरिका ने अब तक अपने हमले में बंकर बस्टर क्रूज मिसाइल MOAB यानी मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब अमेरिका और खतरनाक हमले की तैयारी में है, जिसके बाद इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। AGM-183 हाइपरसोनिक एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन है। ये अमेरिका की एयरफोर्स की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। दूसरा है डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। ये अमेरिकी आर्मी का ग्राउंड लॉन्चर हाइपरसोनिक सिस्टम है और इसकी रेंज 1700 से 3500 किलोमीटर की है। तीसरा है रैपिड ड्रैगन, अमेरिकी एयरफोर्स का एक और अनोखा और स्मार्ट सिस्टम, जो किसी भी सामान्य कार्गो प्लेन को अस्थायी मिसाइल लॉन्चर बना देता है। प्लेन से पैलेट गिराया जाता है, हवा में पैलेट खुलता है और मिसाइलें अपने टारगेट की ओर उड़ जाती हैं।
यानी ईरान के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बना सकती है। अगली खबर का रुख करेंगे। एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 4 घंटे वाली धमकी दी है, तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी ट्रेन वाली तबाही से बचने के लिए अल्टीमेटम दिया है। इजरायल की तरफ से वार्निंग देते हुए ईरान के लोगों को ट्रेनों से दूर रहने के लिए कहा गया है। यानी अगर ईरानियों को अपनी जान बचानी है तो ईरान में ट्रेन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसे न करने की चेतावनी दी है। तो क्या इजरायल ईरान में ट्रेन वाली तबाही मचाएगा? इजरायली सेना फारसी भाषा में पोस्ट के जरिए चेतावनी जारी की है। ईरान के समय के मुताबिक 9 बजे तक ट्रेन का उपयोग और यात्रा करने से बचें। ट्रेन में और रेलवे लाइनों के पास से हट जाएं, आपकी जान को खतरा है। यानी भारत के समय के हिसाब से रात 11 बजे तक के लिए वार्निंग दी गई है। तो ट्रंप के नक्शे कदम पर चलते हुए अमेरिकी रक्षा सचिव भी आज ईरान का आसमान लाल करने वाली धमकी दे रहे हैं। एक तरफ इजरायल है तो दूसरी तरफ अमेरिका, और दोनों ही देश ईरान को दहलाने के लिए आज रात वाला अल्टीमेटम दे रहे हैं, जिसके मुताबिक अगर ईरान नहीं झुका तो फिर कल सुबह विध्वंसकारी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। और मिडिल ईस्ट जंग को लेकर कतर ने बयान दिया है। जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, ये कतर की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जंग अब खतरनाक मोड़ पर है। जंग में जीत किसी की भी नहीं होगी, जंग में सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं कतर ने इशारों में अमेरिका को समझाने की कोशिश की है। क्या अमेरिका ने अपनी दी हुई डेडलाइन से पहले ही ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ईरान के खार्ग द्वीप हमलों की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि धमाकों की आवाज यहां सुनी गई है। इसी के बाद से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमलों से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। आसमान में धुआं साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि एक साथ कई हमले हुए। लोगों ने घरों की छत से भी वीडियो मोबाइल में कैद कर लिए। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमलों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी है। खार्ग द्वीप ईरान के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान का 95% कच्चा तेल इसी द्वीप से होकर गुजरता है। और डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर कब्जे की बात भी कह चुके हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया है, और ट्रंप का कुछ घंटों के बाद अल्टीमेटम भी खत्म होने वाला है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से अमेरिकी फोर्स के लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भर दी है। और उधर खार्ग द्वीप पर हमला कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका ने खार्ग पर कब्जे के लिए तो ऑपरेशन शुरू नहीं कर दिया। इजरायल और अमेरिका ईरान को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा, उल्टे जोरदार पलटवार कर रहा है। और उसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर फिर से भारी बमबारी शुरू कर दी है। कई शहरों पर एक साथ एयर स्ट्राइक की है। और हर रात होने वाले हमले के उलट इस बार आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने राजधानी तेहरान पर दिन में ही हमला बोल दिया, जिसकी वजह से तेहरान और उसके लगते सैटेलाइट सिटीज के आसमान धुआं हो गए। इजरायल ने शहराक, शिराज, पारचीन और मध्य तेहरान में एक के बाद एक बम गिराए। निशाने पर आईआरजीसी के सैन्य ठिकाने रहे। सबसे पहले इजरायली हमलों में तेहरान के पश्चिम में शाहरक क्षेत्र में स्थित इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एरोस्पेस फोर्स के मुख्यालय को निशाना बनाया। अब इसी के बाद शिराज में मौजूद खुफिया मंत्रालय के एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया। इसी तरह पारचीन में भी एक रणनीतिक ठिकाने को निशाना बनाया गया। इन हमलों के बाद आईडीएफ ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एयर स्ट्राइक से ईरान के ध्वस्त हुए ठिकानों का आंकड़ा बताया गया है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने को लेकर ट्रंप की ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म होने वाली है, और इसके बाद अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। वहीं ईरान ने किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका को शिकस्त देने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। ईरान ने युवाओं को प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के चारों ओर ह्यूमन चेन बनाने की गुजारिश की है। ईरानी मंत्री ने सभी एथलीटों, कलाकारों, छात्रों, यूनिवर्सिटी के छात्रों और उनके प्रोफेसरों से पावर प्लांट के चारों तरफ मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। इस जंग में दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। उसमें एक तरफ अमेरिका की तरफ से जबरदस्त बमबारी की जा रही है, तो वहीं ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप पावर प्लांट पर हमला करते हैं तो हमारे लोगों के ऊपर बमबारी करनी होगी, और अगर अमेरिका लोगों पर हमला करता है तो ये युद्ध अपराध होगा। तो क्या अमेरिका नरसंहार करके दुनिया के सामने विलन बनेगा? ऐसा कार्ड ईरान की तरफ से खेला जा रहा है। ईरान ने जंग में नई मिसाइल लॉन्च की है। डबल लॉन्चर मिसाइल से हमले बोल रहा है ईरान ने वीडियो भी जारी कर दिया है। नई मिसाइल लॉन्च की है ईरान ने, डबल लॉन्चर मिसाइल है ये, यानी एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च कर सकती है। तो अमेरिका ने अपने पायलट्स को ईरान के बचा लेने वाला जो काम किया है, जिसे ट्रंप ऐतिहासिक कह रहे हैं, लेकिन इस ऑपरेशन पायलट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 4,652 करोड़ रुपए फूंक डाले।
वो भी सिर्फ 48 घंटों के अंदर। इस दौरान अमेरिका को अपने विमानों को भी खोना पड़ा है। ऑपरेशन पायलट की सफलता के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस ऑपरेशन को एक बार फिर से इतिहास का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन बताया और रेस्क्यू के दौरान कितनी ताकत का इस्तेमाल हुआ उसका आंकड़ा भी गिनाया। The second rescue mission involved 155 aircraft, including 4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft, and more. We were bringing them all over. लेकिन इससे पहले युद्ध के दौरान F-15E लड़ाकू विमान को ईरान ने मार गिराने का दावा किया। इस जेट की कीमत 931 करोड़ रुपए के करीब थी। रेस्क्यू के दौरान अमेरिका के 2 MC-130J विमान खराब हो गए। दोनों की कीमत 1900 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे अमेरिका ने खुद ही नष्ट किया है। 2 MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा 1681 रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खर्च करने का दावा भी किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा 4650 करोड़ के पास पहुंच जाता है, क्योंकि ट्रंप के लिए देश का पायलट उतना ही जरूरी है जितना देश की सुरक्षा। क्या व्हाइट हाउस में ईरान ने अपने किसी धुरंधर को प्लान कर रखा है, जो ट्रंप की पल पल की जानकारी अपने खलीफा तक पहुंचा रहा है? ये अंदेशा किसी और को नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को है, जिसका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुले तौर पर कर सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो हालात बने, उसके पीछे इस प्लान के लीक होने को ही माना जा रहा है। ट्रंप तक पहुंची इस जानकारी के बाद से ट्रंप भड़के हुए हैं और उन्होंने उस गद्दार को ढूंढने का ऑर्डर जारी कर दिया है। We're looking very hard to find that leaker. तो क्या ट्रंप भी उस गद्दार के साथ वैसा ही करने वाले हैं जो कि युद्ध के दौरान ईरान ने अपने गद्दारों के साथ किया था? ट्रंप ने दावा किया कि मीडिया में खबर आने से पहले ईरान को कुछ पता नहीं था। Somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out. व्हाइट हाउस के इस भेदिये की वजह से एक वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन खतरे में पड़ गया था और यही वजह है कि ट्रंप व्हाइट हाउस के इस विभीषण पर एक्शन की तैयारी में है। अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है। समय की बड़ी खबर, आयरन 110 सुसाइड ड्रोन से ये हमले हुए हैं। ईरान ने अपना वीडियो भी जारी किया है। तो देखिए, आयरन 110 सुसाइड ड्रोन से किस तरीके से अमेरिका के ठिकानों पर हमला बोला गया है। जी न्यूज ने दवा कंपनी की MRP वाली लूट पर एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर मुनाफाखोरी चल रही है। जी न्यूज की इस मुहिम का असर भी दिखा है। दिल्ली और यूपी की सरकार ने इस मामले पर एक्शन लेने की बात कही है। MRP 104 रुपए लिखी हुई है इसके ऊपर और हमें मिला कितने में? 23 रुपए में। सवाल यह है कि आखिर सिप्ला ने दवा के पैकेट पर 104 रुपए MRP क्यों लिखी है? दवा कंपनियां मरीजों से कैसे लूट करती है, जी न्यूज ने इसका सबूत आपको दिया और बताया कैसे आम कीमतों वाली दवाएं भी अधिकतम दामों पर बेची जाती है। जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। ये बहुत गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ जो संबंधित अफसर है कठोर कार्रवाई करें। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी कहा कि शिकायत मिली तो एक्शन लेंगे। दिल्ली की अगर बात करें, मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम दवाइयों के ऊपर ऐसे किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। MRP रेटों को भी हम चेक करते रहेंगे। स्कूल फीस पर मनमानी के खिलाफ मुहिम के साथ अब जी न्यूज मेडिकल मुनाफाखोरी के खिलाफ भी अभियान चला रहा है, क्योंकि जो दवाएं जनता की जिंदगी बचाती हैं उन पर कुछ मुनाफाखोरों की नजर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुवाहाटी में रिंकी शर्मा की तरफ से FIR दर्ज कराने के साथ ही असम पुलिस दिल्ली पहुंची और पवन खेड़ा को हिरासत में लेने की कोशिश में जुट गई। हालांकि असम पुलिस अब दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची तो वो नहीं मिले। अभी मिला नहीं हुआ। पवन खेड़ा ने रिंकी शर्मा पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद रिंकी ने उनके खिलाफ देर रात FIR दर्ज कराई थी। Now I've urged Assam Police to get in touch with Ministry MEA so that everything can be proved. FIR में BNS की 12 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके साथ ही जुबानी जंग भी तेज है। बार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं
अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कर रहे हैं मोदी जी। कुल मिलाकर चुनाव से पहले ये मामला अब असम में चुनावी मुद्दा बन चुका है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही मतदाताओं की अंतिम सूची जारी कर दी है और इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। यानी ये वो मतदाता होंगे जो इस बार चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे या फिर वो फर्जी रहे होंगे। लेकिन फाइनल लिस्ट ने सियासी पारे को जरूर बढ़ा दिया है, क्योंकि पिछली बार जो चुनावी हार का जो आंकड़ा था वो 62 लाख के करीब वोटों का था, यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच, और इस बार 91 लाख वोटर्स को एसआईआर के तहत हटा दिया गया है। क्योंकि ये वोटर किसके पक्ष में वोट डालने वाले थे ये तो नहीं पता, लेकिन इनका नाम कटना जरूर निर्णायक हो सकता है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में टीएमसी और बीजेपी को मिले कुछ वोटों का अंतर करीब 42 लाख था। 2024 के चुनाव में टीएमसी को 27,06,74,133 वोट तो बीजेपी को 23,04,31,081 वोट मिले। टीएमसी जहां 29 सीट जीती तो बीजेपी को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि सूची में 90,83,345 नाम कटे हैं, यानी 2024 के अंतर को दोगुने से भी ज्यादा। चुनाव से पहले आई इस फाइनल सूची में मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 4,55,137 नाम छूटे हैं। उत्तर 24 परगना में लगभग 3,25,666 नाम छूटे हैं। इसके बाद पूर्वी वर्धमान, दक्षिणी 24 परगना, नदिया और मालदा का नंबर है, जहां करीब 2-2 लाख से ज्यादा नाम छूटे हैं। कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा और हुगली में 1 लाख से ज्यादा नाम छूटे हैं। कोलकाता दक्षिण में 28,468 नाम तो कोलकाता उत्तर में 39,164 नाम ही जुड़ पाए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में सियासत भी खूब तेज है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगातार फिल्म धुरंधर की तर्ज पर पूछे गए हैं कि आपको क्या चाहिए, लियारी राज या यूपी का धुरंधर सीएम योगी आदित्यनाथ। पोस्टर की एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है, जिसमें उन्हें फिल्म के विलेन रहमान डकैत की तरह दिखाया है। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है अखिलेश का लियारी राज। पोस्टर में सपा शासन के समय हुए दंगे की पुरानी अखबार की कटिंग्स चिपकाई गई हैं। खासतौर पर मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली दंगों का जिक्र किया गया। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, जिसमें वो कन्या के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ लिखा है धुरंधर सीएम। माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला जैसी हस्तियों की मौत या कार्रवाई से जुड़ी खबरों की कटिंग्स भी लगाई गई हैं। इन होर्डिंग्स के बाद प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गर्मा सकती है। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर क्या जवाब दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सड़क के भूमि पूजन का कार्यक्रम उस समय सियासी अखाड़ा बन गया जब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की महिला विधायक आमने सामने आ गए। पूरी घटना का वीडियो सामने आ गया है। फतेहपुर से बीजेपी विधायक कृष्णा पासवान पहले से पूजन में बैठी हुई हैं और पीछे बैठी हैं हुसैनगंज से सपा विधायक उषा मौर्य। भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था और इन दोनों के बीच पूजा को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। इस पर जरा बीजेपी विधायक का जवाब भी पहले सुनिए। इतने पर सपा विधायक और ज्यादा भड़क गयी। दरअसल खागा बाईपास से नौबस्ता रोड पर 13 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित था, जहां दोनों विधानसभाओं के विधायक मौजूद थे। अब देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और कार्यक्रम में ही सियासी नोकझोंक शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि विकास के मंच पर सियासत की टकराहट आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे में रहना होगा, क्योंकि अगर कानून से खिलवाड़ किया तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस कायदे में लाना जानती है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में कानून का ही रूल चलता है, जहां भी रहना है वहां कानून से रहना ही होगा। अब पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के एक बदमाश को अपने स्टाइल में कानून का पाठ पढ़ा दिया है और संदेश को दोहराया है जो लगातार उत्तर प्रदेश में दिया जाता रहता है। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन ग्रेटर नोएडा का ये बदमाश कायदे आजम कायदे में रहना भूल गया था और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था। बदमाश ने आपसी रंजिश में एक शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद जब पुलिस ने इसे सरेंडर के लिए कहा तो इसने पुलिस पर ही बंदूक तान दी। बस फिर योगी फोर्स ने अपने स्टाइल में उसे लंगड़ा कर दिया। अब कायदे आजम कायदे के साथ पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा था। ग्रेटर नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई।
गाजीपुर में हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया तो रामपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गुफरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उन्नाव में इनामी गैंगस्टर को लूट के आरोप में अरेस्ट किया गया। वहीं इटावा में चेन लूटने वाले आरोपी का भी हिसाब किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गैंगस्टर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 49 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया है और संदेश दे दिया है कि अगर गैंगस्टर बनने की सोचा तो फिर इसी तरह का एक्शन होगा। योगी फोर्स कार्रवाई के लिए डुगडुगी लेकर पहुंची। गैंगस्टर की अवैध तरीके से जुटाई संपत्ति के आगे पहले डुगडुगी बजवाई, इसके बाद संपत्ति पर कुर्की को नोटिस चिपकाया और ऐलान कर दिया कि अब इस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है क्योंकि गैंगस्टरों ने कानून को कमजोर समझने की गलती की थी। अर्जित की गई संपत्ति को आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद सहारनपुर के आदेशानुसार इस संपत्ति को राष्ट्रीय टीम द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा कुर्क की जाती है। दरअसल गैंगस्टरों ने कोऑपरेटिव कंपनी के नाम पर अवैध तरीके से शराब निर्माण के साथ बिक्री का नेटवर्क सामने आया था। कुछ दिनों पहले कार्रवाई कर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान 1500 पेटी अवैध शराब और दूसरा सामान जब्त किया गया था। मामले में 27 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। उसी कड़ी में आज सहारनपुर में योगी फोर्स ने 49 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। मध्य प्रदेश के सत्ता में उस समय बवाल मच गया जब एक सरकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अतीक गैंग के नाम पर रंगदारी मांगी गई। साथ ही गांव के कुछ लोगों को नाम लिखकर उन्हें धमकी भी दी गई और इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल जैसे ही सुबह हेडमास्टर स्कूल पहुंचे और नोटिस बोर्ड देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। आज जब मैं विद्यालय 10:20 पहुंचा, विद्यालय के गेट पर ये धमकी भरा सूचना लिखी हुई है। दरअसल बोर्ड पर लिखी गई पंक्तियां चौंकाने वाली थी। मैसेज में लिखा था कि हम सभी इलाहाबाद के अतीक अहमद के गैंग से मिलकर कांड करेंगे। अतीक मारा गया, उसका गैंग नहीं। बोर्ड पर गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम भी लिखे गए थे और उनसे अतीक गैंग के नाम पर रंगदारी की बात कही थी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। केवल किसी शरारती तत्व द्वारा इस तरह का किया गया है। इस संबंध में जो है पुलिस जांच कर रही है और जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी का पता लगाया जा रहा है। कुंभ और कांवड़ यात्रा के दौरान तो नकली साधु संतों के खिलाफ ऑपरेशन चलता ही रहता है। उत्तराखंड में धामी के निर्देश पर लगातार धार्मिक स्थलों पर भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरिद्वार में 30 कालनेमी पकड़े गए हैं। थाने में गेरुआ चोले में बैठे ये साधु संत वही कालनेमी है जिनका आतंक हरिद्वार के घाटों पर हमेशा देखने को मिलता था। ये भगवा धारण कर, दाढ़ी बढ़ाकर और जटा लगाकर खुद को पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा बताकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और नेपाल तक के लोग शामिल हैं। हर की पौड़ी पहुंचने वाले श्रद्धालु अक्सर इन साधुओं की कारस्तानी की शिकायत पुलिस को करते थे। ये महिलाओं और युवाओं को निशाना बनाते थे। घरेलू समस्याओं, बीमारी या व्यक्तिगत परेशानियों का समाधान करने का झांसा देते थे। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और चमत्कार के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसे ऐंठते थे। पकड़े गए बाबा ढोंगी तो थे ही, अध्यात्म या पूजा पाठ का कहरा तक इन्हें नहीं आता था, लेकिन ऑपरेशन प्रहार के तहत अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शख्स की कार उसके घर के बाहर खड़ी थी और उसका चालान उत्तराखंड में कट गया। वो भी बिना लाइसेंस की गाड़ी दिखाकर चालान काटा गया। ये पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के गिल कॉलोनी का है, जहां के निवासी राजीव ठाकुर ने बताया कि उनकी गाड़ी संख्या UP 16 EV 8849 कभी सहारनपुर से बाहर नहीं जाती। होली से अब तक वो शहर के बाहर नहीं गई है। 3 अप्रैल को उनके फोन पर चालान कटने का मैसेज आया, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल यातायात पुलिस का था। मैसेज में 4000 रुपए का चालान कटने की जानकारी दी गई थी। कार से मैं कहीं गया नहीं हूँ। पिछले होली के बाद में शहर से बाहर नहीं गया हूँ। मैक्सिमम तिलकनी में सत्संग घर में जाते हैं, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता। और मेरा 4000 रुपए का चालान है, वो भी पौड़ी गढ़वाल का। उन्होंने मामले की शिकायत थाना सदर बाजार में कर दी है और RTO के साथ SP ट्रैफिक को भी शिकायती पत्र देकर जांच की मांग रख दी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लड़कों की हरकत ने एक लड़की की शादी को तोड़वा दिया। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने इन मंचलों की चाल ही बिगाड़ दी। देखिए अब कैसे माफी मांग रहे हैं। आज का द्वारा से कभी होना चाहिए चीजें।
दरअसल एक लड़की की शादी तय थी, तारीख भी फाइनल, घर में तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तभी इन मंचलों ने धमकी देने का खेल खेलना शुरू कर दिया। दूल्हे को लगातार धमकी भरे मैसेज भेजते, जिससे परेशान होकर दूल्हे ने शादी तोड़ दी। पल भर में खुशियां गम में बदल गईं। जिसके बाद दुल्हन पक्ष पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस तुरंत एक्शन में आई। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो अब लंगड़ाते और माफी मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन इनकी हरकत ने एक घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सड़क हादसा हो गया, लेकिन इस हादसे ने एक बड़े अपहरण कांड का खुलासा कर दिया, जहां 3 किडनैपर्स की हादसे में मौत हो गई, लेकिन किडनैप कर ले जाए जा रहे बच्चे सही सलामत मिल गए। दरअसल ये जो किडनैपर इन दोनों बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे थे, इन्हें खुद यमराज ने किडनैप कर लिया, क्योंकि लखनऊ बरेली हाईवे पर इनकी कार टैंकर से भिड़ गई और इस हादसे में कार सवार 3 किडनैपर्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो देखा कि कार के अंदर 2 मासूम है। अब जो किडनैपर जिंदा बचा है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बच्चों के पिता को भी इन किडनैपर्स ने बंधक बनाया हुआ था, जिसे पुलिस ने सर्विलांस के जरिए फरीदपुर से सुरक्षित बचा लिया। तो कहानी में ट्विस्ट यही है कि किडनैपर भाग रहे थे, लेकिन यमराज ने रास्ते में ही पकड़ लिया। पुणे में नकली नोट ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी कार बेची, लेकिन बदले में उसे मिले 3,50,000 रुपए के नकली नोट। हुजैब फिरोज बागवान अपने दोस्त अरबाज शेख की कार बेचने के लिए पुणे आए थे। इसी बीच आरोपी गणेश ज्ञानदेव ढाकरे ने उनसे संपर्क कर कार खरीदने की बात की। आरोपी और हुजैब मिले और 3,50,000 रुपए में सौदा तय हुआ। आरोपी ने 500 रुपए के नोटों के 6 बंडल प्लास्टिक में लपेट कर दिए और बाकी 50,000 रुपए बाद में ट्रांसफर करने की बात कही, जिसके बाद वो कार लेकर वहां से चला गया। हुजैब ने जब बंडल खोलकर देखा तो ऊपर और नीचे की नोटें असली थी, लेकिन बीच में सारी नोटें नकली थी। इसके बाद उन्होंने चाणक्य पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सूचना के आधार पर गणेश ज्ञानदेव ढाकरे और समीर दिनकर महल्ले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से ठगी में ले जाई गई कार बरामद कर ली है। कार की तलाशी में 42,50,000 रुपए की 500 रुपए की नकली नोटें मिली हैं। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और नोटों के बंडल पैक करने का सामान भी जब्त किया गया। ऋषिकेश में सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग हुई है और इसे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा से पहले पर्यटन और कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत भी माना जा रहा है। गंगा बैराज पर ये पल बहुत ही ऐतिहासिक था, जब गंगा नदी में सी प्लेन की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई। आसमान से उड़ता जहाज जैसे ही पानी के ऊपर उतरा, इसे देखने वालों की भारी भीड़ लग गई। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। इस ट्रायल के दौरान सी प्लेन ने बैराज में 2 बार सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की। खास बात यह है कि ये सेवा पर्यटकों को हवा से गंगा और हिमालय की खूबसूरत वादियों का नजारा दिखाएगी, जिससे कि ऋषिकेश का अनुभव और भी खास बनने वाला है। ऋषिकेश में अब तक यहाँ राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, रोप स्किलिंग जैसी एडवेंचरस पर्यटकों को आकर्षित करती रही है, लेकिन अब हवा से पानी में उड़कर नया रोमांच बनने वाला है। महाराष्ट्र के जालना में एक ऐसा रहस्यमयी और डरावना मंजर देखने को मिला कि अचानक जमीन से एक काला, चिपचिपा और लावा जैसा पदार्थ फूटने लगा। इसे देखकर लोग यहाँ दंग रह गए। ये पदार्थ इतना खतरनाक था कि उसमें आग लग गई और छोटी लपटें उठने लगी। कई लोगों ने इसे ज्वालामुखी के लावे से जोड़कर देखा, लेकिन जालना में कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो फिर ये आखिर था क्या? स्थानीय लोगों ने फौरन अधिकारियों को इसकी सूचना दी। प्रारंभिक जांच में ये पदार्थ किसी बिजली के खंभे के पास से निकल रहा था। अधिकारियों का मानना है कि ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, केबल लीकेज या किसी रासायनिक पदार्थ का रिसाव हो सकता है। अभी तक इसकी असली वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन ये घटना पूरे इलाके में सनसनी फैला चुकी है। रॉयटर्स के हवाले से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के साथ ईरान की बातचीत बंद। अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, ये ईरान ने बयान दे दिया है। ईरान का ऐलान, हॉर्मुज नहीं खुलेगा। तो अमेरिका जिस तरीके की धमकी लगातार ईरान को दे रहा है, उसके आगे अब ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है, यानी युद्ध अभी अगले कुछ और दिन चल सकता है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की नई लोकेशन की जानकारी मिली है। ये खुलासा ब्रिटिश के एक अखबार की तरफ से किया गया है। इस खुलासे में बताया गया है कि हमले के बाद मोज्तबा की हालत कितनी गंभीर है और वो कहां है। वहीं इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। दरअसल ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की खबर के मुताबिक मोज्तबा खामेनेई फिलहाल अचेत अवस्था में है और गंभीर हालत में उनका इलाज कराया जा रहा है। उनका इलाज ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 140 किलोमीटर दूर कोम शहर में चल रहा है। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि उन्हें युद्ध के बीच रूस ले जाया गया है और मॉस्को में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि बाद में रूस के राजदूत ने बताया था कि वो ईरान में ही मौजूद हैं और अब ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं इस खुलासे के बाद ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तरफ से मिसाइल की 99वीं लहर जारी कर दी गई है, लेकिन इस मिसाइल पर मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर भी लगाई गई।
इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के पेट्रोकेमिकल सुविधाओं और बुनियादी ढांचों पर हमले किए और ये उसी का जवाब है।